हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PS गुरु। आज हम यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9th का बायोलॉजी का टॉपिक रिवीजन करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम वन शॉर्ट वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म करें। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हम इसको रिवीजन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो जरा, कहानी ये बोल रहा है यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अरे लाइफ बोले तो ऑर्गेनिज्म, लाइफ बोले तो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कोई माइक्रोब हो सकता है क्या, कोई प्लांट हो सकता है क्या, कोई एनिमल हो सकता है क्या। तो लाइफ का मतलब ऑर्गेनिज्म ही तो लाइफ है, जीव जंतु ही तो लाइफ है। वो एक सिंगल सेल से लेके बहुत सारे सेल, मल्टी सेलर तक हो सकता है क्या, हो सकता है कि नहीं हो सकता। जरा मुझे बताओ, अगर मैं कह रहा हूं लाइफ मतलब ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो आप ही बोलोगे सेल। क्या है? सेल। तो इस चैप्टर का अल्टीमेट मतलब क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब किसके बारे में ये चैप्टर कहना चाह रहा है? सेल्स के बारे में। किसके बारे में कहना चाह रहा है? सेल के बारे में। तो इस चैप्टर में हम किसकी स्टडी करेंगे? सेल की स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे? सेल की स्टडी करेंगे। जरा मुझे बताओ, स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या होती है? साइटोलॉजी। क्लियर है बातें? और हम सीखते हैं कि एक्चुअल में सेल लाइफ की बेसिक यूनिट क्यों है, जानने की कोशिश करते हैं कि सेल ही लाइफ की बेसिक यूनिट क्यों है, ठीक है। आओ समझते हैं। जरा आप मुझे बताओ, क्या एक सेल डिवाइड करके बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा? क्या एक सेल डिवाइड करके बहुत सारा ग्रुप ऑफ सेल बनाएगा? क्या मैं इस ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोल दूं? अरे समझ आया कि नहीं आया? अरे टिश्यू की बात करो तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होता है, ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल होता है टिश्यू। क्या हमने बताया था? ग्रुप ऑफ डिसिमिलर सेल को टिश्यू कहते हैं। समझ आया कि नहीं है? बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हो जाएं तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। और आगे टिश्यू इकट्ठा होकर क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन बनाता है कि नहीं बनाता है? बनाता है। और ऑर्गन आगे चल के क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन आगे चल के क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और ऑर्गन सिस्टम आगे चल के क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म। क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म। सही है कि नहीं है? ऑर्गेनिज्म बोले तो क्या ये माइक्रोब हो सकता है? क्या ये प्लांट हो सकता है? क्या ये एनिमल हो सकता है? वेरी गुड। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? तो देखो, माइक्रोब की बात करें तो माइक्रोब में तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा ही नहीं, तो माइक्रोब को हटा दो। बेसिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, मल्टी सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोब तो सिंगल सेल का हो सकता है, सिंगल सेल का होता है। बैक्टीरिया वगैरह सिंगल सेल के होते हैं। क्लियर है बातें? अच्छा, तो क्या वो ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल हो सकता है? अच्छा, जरा मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑर्गेनिज्म बना है आज, ये ऑर्गेनिज्म की बताओ, इसको बनने के लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल है कि नहीं है? क्या सेल ने इकट्ठा होकर टिश्यू बनाया है? क्या टिश्यू इकट्ठा होकर ऑर्गन बनाया है? क्या ऑर्गन ने आगे चल के ऑर्गन सिस्टम बनाया है? और ऑर्गन सिस्टम ने क्या आगे चल के ऑर्गेनिज्म बनाया है कि नहीं बनाया? बनाया ना। तो बताओ, इस ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए वो सबसे छोटी यूनिट क्या है? आप बोलोगे सर सेल दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेल से ही सारी चीजें बनी है। सही है कि नहीं है? तो क्या मैं इस सेल को यूनिट ऑफ लाइफ बोल दूं? बोल दूं ना, जीवन की एक छोटी इकाई बोल दूं, क्योंकि इसी सेल से मिलकर क्या बनी है? पूरी बॉडी बनी है। आपको याद हो तो हमने बताया था कि ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, इसको जो हम टिश्यू बोल रहे हैं, हमने कहा था टिश्यू को अगर समझना हो तो समझ लो कि जो आटे के डस्ट है उनको गूंद गूंद के लोई बना लो, है ना। तो ये टिश्यू लाइक दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? और वही टिश्यू आगे चल के ऑर्गन बना रहा है। हमने कहा था उस लोई के अलग अलग शेप के, है ना, आकार बना लो। इससे ऑर्गन की फीलिंग आती है कि नहीं आती है? और ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन इकट्ठा हो जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। क्या सही है कि नहीं? और ऑर्गन सिस्टम से क्या पूरी ऑर्गेनिज्म बन जाएगी?
चलो ठीक है। क्या फील आपको आया कि किसी भी लाइफ की जो बेसिक यूनिट है वही सेल है कि नहीं है? आया ना? चैप्टर की फील आनी चाहिए। ठीक है, आओ हम कुछ आगे बढ़ते हैं। जरा मुझे बताओ, अगर मैं सेल की बात करूं तो मुझे बताओ, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात करूं तो बताओ, डिस्कवरी ऑफ सेल बताओ। डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर लिविंग सेल की बात करें तो, लिविंग सेल की बात करें तो एडमोंड ल्यूवेन। किसने की थी? ल्यूवेन। क्लियर है बातें? एक बात मुझे बताओ, हमने बताया था आपको लिविंग सेल के बारे में, हमने कहा था सबसे पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा था? ल्यूवेनर ने देखा था। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे, है ना, इन्होंने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को उन्होंने मूव करते हुए देखा था। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को मूव करते हुए इन्होंने देखा था। पॉइंट्स में उन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को मूव करते हुए देखा था। उन्होंने कहा था ये लिविंग सेल है, ऐसा सेल जो क्या कर रहा है? जीवित है। समझ आया कि नहीं है? डेड सेल के बारे में तो आपको बताया था, समझाया था, याद है? डेड सेल के बारे में हमने कहा था कि रॉबर्ट कॉर्क सेल था। कॉर्क सेल में हनी कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, है ना, और उसी को ही सेला बोला जाता था और सेला से ही सेल ड्राइव हुआ था। सही कि नहीं है? तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की, है ना। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवरी की। इसके बाद हमने बताया था न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, याद है? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। क्लियर है बातें? अच्छा, तो चलो आगे हम बात करते हैं। अगर हम सेल्स को देखें तो जरा मुझे बताओ, सेल्स ऑर्गेनिज्म में कितने तरह के मिलते हैं? दो तरह के मिलते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। तो हमारे पास सेल्स की बात करें तो सेल्स कितने तरह के मिलेंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर? दो तरह के। एक तो मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा कौन सा सेल मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इनमें हमने डिफरेंस भी देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। इनमें डिफरेंस याद है आपको? अरे डिफरेंस याद है? इनके डिफरेंस की हमने बात की थी। अच्छा चलो देखते हैं। हमने बताया था प्रो मतलब होता है पुराना, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसका न्यूक्लियस पुराना हो, यानी अच्छे से डिफाइंड ना हो, उसी को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस कैसा हो? डेवलप हो, मॉडर्न हो, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो क्या मैं प्रोकैरियोटिक सेल की बातें लिखूं? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। तो बात करें तो इसमें न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। और इसमें न्यूक्लियस कैसा होता है? वेल डिफाइंड होता है। न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड, इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। अच्छा बताया था कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं, इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, अब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? अब्सेंट है। समझ आया कि नहीं यार? तो इसमें क्या अब्सेंट है? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर अब्सेंट है। और इनमें वेल डिफाइंड है, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्लियर है बातें? और हमने सारी बातें की थी। बताओ
हमने ये भी बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, है ना, मेम्ब्रेन से बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं पाया जाता। कोई भी ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलता। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड एब्सेंट होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड ऑर्गेनल है वो इसमें एब्सेंट होते हैं और इनमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। इनमें मेम्ब्रेन से बाउंडेड ऑर्गेनल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इनमें मेम्ब्रेन से बाउंडेड ऑर्गेनल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर है क्या? अच्छा, जरा मुझे बताओ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स किस में मिलता है? बैक्टीरिया में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया में मिलता है। सही है कि नहीं है? तो बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ मिलेगा? यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर में कहाँ मिलेगा? बैक्टीरिया में मिलेगा, है ना। और बैक्टीरिया किस किंगडम से बिलोंग करता है? मोनेरा। किस किंगडम से बिलोंग करता है? मोनेरा। सही है कि नहीं है? बट आपको याद हो तो हमने कहा था जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर बात करें तो यूनिसेलुलर में किसमें मिलेगा? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा कैसा होता है? सिंगल सेल यूकैरियोट। बाकी तो मल्टीसेलुलर में मिलेगा ही मिलेगा। मल्टी सेलुलर की बात करें तो आपका फंजाई से लेके फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सब में मिलेगा। सब में मिलेगा। क्लियर है बात? बात एकदम क्लियर है। तो देखो ये डिफरेंस है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में ये डिफरेंस आपको मिल रहा है। बात क्लियर है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन से बाउंडेड कोई भी ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये कॉमन होता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया सेल बोलो या बैक्टीरियल सेल बोलो या प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलो, बात एक ही है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की बात करो तो ये प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सब में यूकैरियोटिक सेल्स पाया जाता है। ठीक है, बात क्लियर है? अब आ जाओ, हमने कहा था ऑर्गेनिज्म के अंदर ठीक है, साइज का कोई वो नहीं है, छोड़ो। आ जाओ, अब हम यूकैरियोटिक सेल्स जो हमारा है ना, यूकैरियोटिक सेल्स, इनमें प्लांटी और एनिमेलिया में डिफरेंस सीखेंगे। क्या प्लांट सेल के अंदर है, क्या एनिमल सेल्स के अंदर है। ठीक है, तो हम प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस सीखेंगे। दोनों ही यूकैरियोटिक सेल्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस सीखेंगे। ओके, क्या देखते हैं, क्या चीज़ प्लांट सेल्स में है और क्या चीज़ एनिमल सेल्स में है। स्पेशली ऑर्गेनल की बात करेंगे, कौन सी ऑर्गेनल प्लांट सेल्स में है और कौन सी ऑर्गेनल एनिमल सेल्स में है। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा वो भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो आओ सीखते हैं, डिफरेंस सीखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों सेल्स जो हैं ये यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? ओके, एनिमल। क्लियर है बातें? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस सीखेंगे। जरा मुझे बताओ। अच्छा, इससे पहले हमने बताया था ऑर्गेनल के बारे में, बताया था ना कौन कौन सा ऑर्गेनल कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे जो डिफरेंस की बात करूँ, प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल। ये सबको पता होता है ना, बच्चे को पता होता है। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? सेल वॉल।
तो इसमें सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट। सेल वॉल क्या होता है? प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट। और एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट। सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट। बातें क्लियर है क्या? दूसरी बात करें हम तो क्या हम कह सकते हैं प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट सेल में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है? प्रेजेंट। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एब्सेंट। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमल थोड़ी फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस। सही है। अगली ऑर्गेनल की अगर हम बात करें तो क्या हम कह सकते हैं कि प्लांट में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है? सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन में, तो प्लांट में क्या एब्सेंट होता है? सेंट्रियोल क्या है? एब्सेंट। लेकिन एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रियोल। इसमें सेंट्रियोल कैसा होता है? मतलब इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट का ही है ना, प्लास्टिड देखो तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। पढ़ चुके हो? प्लास्टिड किस में पाया जाता है? प्लांट में, और कुछ केसेस में यूग्लिनॉइड में भी पाया जाता है ना, याद है आपको? यूग्लिनॉइड की बात करें तो यूग्लिनॉइड में फोटोसिंथेसिस करता है, ये मिक्सोट्रॉप होता है यूग्लिनॉइड। यूग्लिना की बात करें स्पेशली तो आप चाहो तो लिख सकते हो प्लास्टिड प्लांट में क्या है? प्रेजेंट। और एनिमल सेल में प्लास्टिड की बात करो, प्लास्टिड कैसा है? एब्सेंट। कैसा है? एब्सेंट। अच्छा बताओ, प्लांट सेल्स में वैक्यूल की बात करो तो प्लांट सेल में वैक्यूल कैसा होता है? लार्ज साइज का होता है ना, सेंट्रल वैक्यूल होता है लार्ज साइज का। तो इसमें वैक्यूल्स की बात करो तो वैक्यूल्स कैसा है? लार्ज है। ठीक है, वैक्यूल कैसा है? लार्ज है। और बात करें हम एनिमल्स में तो इसमें वैक्यूल कैसा होता है? वैक्यूल स्मॉल होता है ना, और मैनी होता है, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल एनिमल में पाए जाते हैं। बात क्लियर है क्या? अच्छा मुझे बताओ, ये देखो, ये आपको समझाया था, देखो ये सेल है और खूब बड़ा क्या हो गया? वैक्यूल। तो बताओ जितने ऑर्गेनेली होंगे वो नीचे की तरफ दब जाएंगे कि नहीं दब जाएंगे? न्यूक्लियस बताओ सेंटर से खसक जाएगा कि नहीं खसक जाएगा? तो बताओ इसमें न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा? पेरिफेरी पार्ट में। कहाँ पाया जाएगा? सॉरी, पेरिफेरल पार्ट में। न्यूक्लियस कहाँ होगा? पेरिफेरल होगा। कैसा होगा न्यूक्लियस? पेरिफेरल होगा। और एनिमल में बात करें तो उसमें न्यूक्लियस कहाँ होगा? बात क्लियर है क्या? इसके अलावा और कुछ भी छूट रहा है क्या? चलो ठीक है, इतना बहुत है ना, जो रिवीजन किया था इतना बहुत है, ये रिवीजन चल रहा है। बात क्लियर है? तो क्या हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस सीख लिया? देखो देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है? ओके, बट आ जाओ हम सीखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल अर्थात बैक्टीरियल सेल। किसकी बात करते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, इसको क्या कहते हैं? बैक्टीरियल सेल। क्या कहते हैं? बैक्टीरियल सेल। फटाफट सब लोग आ जाओ, बोर्ड की तरफ सबका निगाहें होने से ध्यान होना चाहिए एकदम बिल्कुल, क्योंकि हम बोलेंगे इनकम समझ में आपको ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। वो दिन याद करो जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ा था। हमने कहा था ना, कुछ सेल्स की बात करें तो सेल्स के बाहर क्या होता है? सेल वॉल। उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनल होते हैं। याद है? किसी नॉर्मल सेल्स की बात करें तो सबसे बाहर क्या होता है? सेल वॉल। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल, इसके अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। और यहाँ क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म।
देखो ये आपका क्या हो गया, सेल वॉल। क्या हो गया, सेल वॉल। ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन। ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस। क्या हो गया, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये बाहर की तरफ जो फ्लूइड दिख रहा है इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला दें तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। बात क्लियर है क्या? क्या मैं कह सकता हूं कि ये न्यूक्लियस के बारे में बताया था। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का पार्ट क्या है, डीएनए। यानी मेन क्रोमोसोम किसका, अच्छा मुझे आपको याद है क्या, आज मुझे बताओ, क्रोमोसोम बताया था। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। उतना ज्यादा तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे लेकिन आपको बता रहे हैं जल्दी जल्दी। जरा मुझे बताओ, क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। याद है आपको, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए का लेंथ बताया था ह्यूमन में कितना था, 2.2 मीटर। याद है क्या? और डीएनए की बात बताया था, डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, एन नेगेटिव चार्ज होता है और ए एसिडिक होता है। डीएनए के बारे में बताया था क्या आपको, याद है कि भूल गए? डीएनए के बारे में बताया था ना। डीएनए का मतलब क्या है, डीएनए का मतलब डबल स्टैंड। डीएनए में दो स्टैंड होते हैं। एन का मतलब नेगेटिव चार्ज, एन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ए का मतलब क्या हो गया, एसिडिक। क्या हो गया, एसिडिक। तो डीएनए डबल स्टैंड, नेगेटिव चार्ज, एसिडिक होता है। और हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, बेसिक। क्या होता है, बेसिक प्रोटीन। बताओ इस एसिडिक डीएनए के ऊपर क्या होता है, ये एसिडिक डीएनए किसके ऊपर रैप है, बेसिक प्रोटीन के ऊपर रैप है। याद है आपको? जरा फटाफट अगर हम बात करें तो आपको बताया था, देखो ये डीएनए होता है और ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या होता है, रैप होता है ऐसे ऐसे, है ना। और पूरे इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्या बोलते थे, याद है? इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ये पूरा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को मतलब ये बात करें जो ये गोल गोल स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है, क्या है ये, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन, वो हिस्टोन प्रोटीन जिसके ऊपर डीएनए रैप है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे, याद है आपको? न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते थे, न्यूक्लियोसोम। याद है? न्यूक्लियोसोम क्या होता है, डीएनए मतलब हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर जो डीएनए क्या है, रैप है। डीएनए जो रैप से, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। और ये आगे चल के बताया था, क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है ना। कंडेंसेशन का मतलब, और कंडेंस होता है, कंडेंस होकर ये प्रॉपर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। याद है? अगर हम ह्यूमन है तो बताओ हम में कितना क्रोमोसोम है, ऐसा ऐसा 46। कितने पेयर में, 23। याद है? तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पड़े हुए हैं, क्रोमोसोम पड़ा हुआ है। बात क्लियर है? याद आया आपको? अच्छा, ये न्यूक्लियस की कहानी आपको याद आई। फिर इसके बाद हमने बताया था साइटोप्लाज्म का काम क्या है। हमने कहा था जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल्स के अंदर, सारे कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन सेल्स के अंदर होते हैं, कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। बात क्लियर है क्या? ये बातें क्लियर है? सेल्स की खास बात क्लियर है क्या? मिटा के प्रोकैरियोटिक सेल्स बनाए तो एक बार अगर हम रिवीजन कराएं तो क्या कह सकते हैं, बाहर सेल वॉल है ना, सेल वॉल अलग अलग, और है ना, अलग अलग किंगडम में अलग अलग तरह का सेल वॉल होता है। जैसे मोनेरा में बताया था पेप्टिडोग्लाइकेन का होता है, पोटिस्टा में सेल वॉल डेवलप नहीं होता, डिफाइन नहीं होता, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। अच्छा, फंजाई की किसका बना होता है, काइटिन का। प्लांटी में सेलुलोज का। एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट है, अभी लिखाया पॉइंट। क्लियर है क्या? चलो ठीक है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का। याद है? आज हम रिवीजन करेंगे सब बात। और न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है कि नहीं होता, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। क्लियर है बातें? तो आओ एक बार हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को फिर से बनाते हैं। एक बार ये लिखा दें क्या, कौन सा ऑर्गेनल
सिंगल मेम्ब्रेन होता है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन होता है, कौन सा नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो सेल्स में क्या होता है, ऑर्गेनल। सेल्स के अंदर क्या, इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनल। बात करें तो इसके अंदर और क्या है, सेल ऑर्गेनल। हमने कहा था ना, जैसे घर के अंदर घर के सदस्य होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, ये सेल ऑर्गेनल, इसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। और इस सेल ऑर्गेनल के बारे में सीख लें। जरा मुझे बताओ, आप ही बोलोगे सेल ऑर्गेनल की अगर हम बात करें तो मुझे बताओ, सेल ऑर्गेनल में या तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो सकता है, ये सेल ऑर्गेनल जो है ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ हो सकता है, सिंगल मेम्ब्रेन हो सकता है, ठीक है, या फिर ये डबल मेम्ब्रेन हो सकता है। सेल ऑर्गेनल कैसा होता है, या तो हो सकता है डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन हो, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है ना, या फिर हो सकता है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, और हो सकता है ये मिटा दे रहा हूं, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड हो। बाउंडेड हो मतलब क्या है, सेल ऑर्गेनल हो सकता है कि ये मान लो सेल ऑर्गेनल है, हो सकता है इसके बाहर एक ही मेम्ब्रेन हो सकता है इसके बाहर दो मेम्ब्रेन हो, और हो सकता है इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन ना हो। समझ रहे हो? तो मुझे बताओ आप, क्या क्या हमने आपको बताया था, याद है आपको? जैसे हमने बताया था सिंगल मेम्ब्रेन कौन कौन सा होता है, हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद है आपको? आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम और क्या, वैक्यूल है ना, पैरोक्सीसोम, ये सारे क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन। और हमने वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन के नाम बताया था, क्या नाम होता है, टोनोप्लास्ट। वेरी गुड, क्या नाम होता है, टोनोप्लास्ट। क्लियर है? डबल मेम्ब्रेन में क्या लिखा था, याद है? न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, बताया था न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से ही तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइज होता है। अरे वाह! इसके बाद प्लास्टिड भी बताया था ना, प्लास्टिड कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया भी तो बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया बताया था कि नहीं बताया था? इसके बाद और क्या बताया था, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? नॉन मेम्ब्रेनस में कौन बताया था, राइबोसोम। क्या बताया था, राइबोसोम। सेंट्रियोल भी बताया था कि नहीं, याद है कि नहीं, सेंट्रियोल बताया था। सीलिया, फ्लैक्सिला, याद है आपको? ये सारा बताया। तो ये चीजें हैं आपके सेल्स ऑर्गेनल हैं, जो सिंगल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, या तो मेम्ब्रेन है ही नहीं, ये आपके सेल्स ऑर्गेनल है। किसी सेल्स की हमने बेसिक बातें आपको बता दी, जो किसी सेल्स की बेसिक बातें होती हैं। और हम प्रोकैरियोटिक सेल्स अर्थात बैक्टीरियल सेल्स की बात करते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं, आज हम प्रोकैरियोटिक सेल्स ही पूरा खत्म कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना? और हम कल यूकैरियोटिक सेल्स कवर कर लेंगे, तो 2 वीडियो में अपना आ जाएगा, रिवीजन अच्छा हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, करीब 1.5 घंटा चला जाएगा। क्या हुआ? नहीं 1.5 घंटा बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, 6 घंटे का वीडियो है, अभी नया यूट्यूब चैनल है, कोई डेढ़ इतना नहीं देखेगा भाई 1.5 घंटे। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल वो मिटा दिया, प्रोकैरियोटिक सेल। अब मुझे बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल्स अर्थात बैक्टीरियल सेल्स में बताया था कि सेल वॉल के बाहर भी एक और लेयर होता है। वेरी गुड, उस लेयर का नाम क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स। वेरी गुड,
तो क्या सबसे बाहर लेयर होगा? इस लेयर को आज मैं क्या बोल दूं? ग्लाइकोकैलिक्स। इस लेयर का नाम क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर एक और सेल्स की लेयर होगी, इसको क्या बोलोगे आप? सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के अंदर एक और लेयर है जिसको आप क्या कहते हो? सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हो आप? सेल मेम्ब्रेन। तो जरा मुझे बताओ, ये सबसे बाहर आपको जो दिख रही है ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है ये? ग्लाइकोकैलिक्स। हमने कहा था कि कुछ बैक्टीरिया में ये ग्लाइकोकैलिक्स बहुत हार्ड होते हैं, है ना? तो इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल। अगर ग्लाइकोकैलिक्स कैसे हो जाए? हार्ड हो जाए, तो इसको आप क्या बोलोगे? कैप्सूल। अगर ये कुछ बैक्टीरिया में कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, मुलायम से होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर ये सॉफ्ट हो जाए तो क्या बोलोगे? स्लाइम लेयर। क्या बोलोगे? स्लाइम लेयर। जो लोग बातें कर रहे हैं ना, वही लोग ये क्वेश्चन को कर नहीं पाते। कितनी बार टेस्ट पेपर में दिया हूं और अच्छे से एक्सप्लेन करते नहीं हूं। हीरोपंथी अलग से आ रही है। अभी खबर लेते हैं, घबराओ मत। क्लियर है बातें? इसके नीचे किसकी बात की थी? सेल वॉल की बात की थी। ये क्या है? सेल वॉल। बताओ सेल वॉल का काम क्या है? सेल वॉल का काम है सेल के शेप को मेंटेन करना, है ना? क्या काम है? सेल वॉल का काम क्या है? सेल के शेप को मेंटेन करना और बैक्टीरिया को ब्रस्ट और कोलैप्स होने से बचाना, है ना? इन्फेक्शन से बचाना बैक्टीरिया को। सारा काम किसका है? जिम्मेदारी कौन संभाला है? सेल वॉल संभाला है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी किसकी है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी। इसके अंदर जो ये दिख रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बातें? तो ये जितने भी लेयर हैं उनके बारे में मामला क्लियर हुआ क्या? अच्छा, इसके अंदर और है क्या? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर चर्चा करें तो इसके अंदर है क्या? साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलोगे आप? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। अच्छा, आओ हम बात करते हैं, एक एक ऑर्गेनल की बात करते हैं फटाफट। जरा मुझे बताओ, क्या इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है? क्या न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? नहीं। तो हमने कहा था ना कि अगर न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइंड नहीं है, तो ये जो भी डीएनए होगा ये स्कैटर्ड पड़ा होगा ऐसे ही, बिना ऐसे किसी पड़ा होगा ऐसे ही, है ना? इसमें जो इसका डीएनए है, इसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है ना। जो भी ये सिंगल सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, ये कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ पड़ा हुआ है, इस एरिया में पड़ा हुआ है। ये मान लो ये सिंगल सर्कुलर डीएनए मान लो मैंने बना दिया, है ना? ये कैसा है? सिंगल सर्कुलर डीएनए। ये डीएनए हमने बताया था जिस एरिया में पड़ा हुआ है, जिस रीजन में पड़ा हुआ है, इस रीजन को क्या नाम दोगे आप? न्यूक्लियोइड का नाम दोगे। क्या नाम दोगे? न्यूक्लियोइड का। किसका नाम दोगे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहां पे प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए पड़ा हुआ है। बात क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे, तो हमने बताया था कि इसमें और क्या पाया जाता है? एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल पाया जाता है बैक्टीरिया का, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल पाया जाता है, जिसको आप मीजोसोम बोलते हो। इसको क्या बोलते हो आप? मीजोसोम। ये ऐसे होता है, ये ऐसा कुछ, समझ रहे हो? टिब्यूलर हो सकता है, देखो ये लेमले फॉर्म है,
ये है ना, ये ऐसे हो सकता है टिब्यूल के फॉर्म में, वैस्किल के फॉर्म में, गोली गोली के फॉर्म में हो सकता है, और ये लैमेले है। तो ये मीजोसोम इस तरह का होता है। आगे इसको डीप पढ़ेंगे 11th में, ठीक है। इसका नाम क्या था? मीजोसोम, मीजोसोम। अच्छा, हमने कहा था कि बैक्टीरिया में अगर एनर्जी बनानी है तो कौन सी ऑर्गेनेल बनाएगी? मीजोसोम। जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में एनर्जी कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वैसे ही एनर्जी बनाने का काम कौन करेगा? मीजोसोम। भाई बैक्टीरिया को तो भी खाना पीने की जरूरत है और उस खाने से एनर्जी लेने की जरूरत है, बैक्टीरिया को नहीं है ना? तो उसका काम कौन करेगा? मीजोसोम। और मीजोसोम को बहुत सारा फंक्शन होता है ना, बताया था, याद है? अच्छा, इसकी बात करें तो इसके फंक्शन की बात करें तो इसके फंक्शन रिस्पिरेशन में है। क्या रिस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? फूड को तोड़ के एनर्जी लेना, रिस्पिरेशन है। फिर हमने कहा था इसका काम है डीएनए रेप्लिकेशन करवाना। क्या काम है? डीएनए रेप्लिकेशन में बताया था। और हमने कहा था ये चीजों को सिक्रीट करता है कि नहीं करता है, सिक्रीशन देता है कि नहीं देता है। सेल के प्रॉपर फंक्शन को मेंटेन करने का काम इसी का तो होता है। ऐसा समझो, इसके अंदर एंजाइम भरा होता है कि नहीं भरा होता है, बताया था आपको। तो इसके अंदर एंजाइम भरा होता है कि नहीं होता है? एंजाइम होता है। बताओ सिक्रीशन का काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। अच्छा, इसका काम एक और था, सरफेस एरिया बढ़ाना काम था कि नहीं था? सरफेस एरिया इंक्रीज करना था। और हमने बताया था कि सेल वॉल फॉर्मेशन करना भी इसी का काम था। तो बहुत सारा काम इसका है, सेल वॉल फॉर्मेशन। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि बैक्टीरिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल। इसको और अच्छे से और डीप पढ़े थे हम जब चैप्टर पढ़े थे, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बात करें मीजोसोम। हमने कहा था कुछ बैक्टीरिया की बात करें। अच्छा, ये जो मीजोसोम बना कैसे बना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बना हुआ है, ये भी बताया था। ये बनता कैसे है मीजोसोम? एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। आ जाओ, हमने कहा था कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सारे बैक्टीरिया तो फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। तो जो फोटोसिंथेसिस करेगा उस बैक्टीरिया में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल पाया जाएगा, बताया था। उसका नाम क्या था? क्रोमैटोफोर। ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनेगा। और इसके अंदर भरा क्या होगा? इसके अंदर क्या भरा? पिगमेंट भरा होगा। क्या भरा होगा? क्लोरोफिल ए के सिमिलर पिगमेंट भरा होगा। इसका नाम क्या है? क्रोमैटोफोर। इसका नाम क्या है? क्रोमैटोफोर। काम क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसमें कौन सा पिगमेंट होगा? सिमिलर टू क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। अच्छा, एक और बताया था, एक और पाया था। हमने कहा था कि प्लाज्मिड याद आया? बनाते ही फिगर याद आया प्लाज्मिड के बारे में? अच्छा, मुझे बताओ, हमने बताया था प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का मतलब ये मेन क्रोमोसोम का पार्ट नहीं, ये मेन न्यूक्लियस का पार्ट नहीं, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है ना। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए खुद से क्या करेगा? रेप्लिकेट। ये क्या कर सकता है? खुद की कॉपी बना सकता है। समझ रहे हो? तो ये प्लाज्मिड की बात करें तो इसको ये क्या करेंगे? ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। कैसा है? सर्कुलर डीएनए है। ये क्या करता है? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। याद है? अच्छा, एक बार आपको बताएं तो सेंट्रल डोग्मा याद है क्या? अरे डीएनए से डीएनए बनाते हो तो उसको क्या बोलते हो? रेप्लिकेशन बोलते हो। अच्छा, डीएनए से आरएनए बनाते हो तो क्या बोलते हो? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाते हो तो क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अरे यार जगह नहीं है, कहाँ लिखें? ये ठीक है, यहां लिख दूं क्या? दिख रहे हैं? देखो, डीएनए से अगर आप डीएनए बनाते हो तो इसको क्या बोलते हो?
रेप्लिकेशन। और डीएनए से अगर आरएनए बनाते हो तो क्या लिखते हो? ट्रांसक्रिप्शन। क्या लिखते हो? और आरएनए से अगर प्रोटीन बनाते हो तो इसको क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हो? ट्रांसलेशन। बात क्लियर है क्या? और इसी को पूरे को क्या बोलते हो? सेंट्रल डोग्मा। क्या बोलते हो? सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, सेंट्रल। बात क्लियर है? प्लाज्मिड बताया था, ये बैक्टीरिया का फीचर होता है ना। हमने ये भी बताया था कि इसका काम क्या होता है। हम किसी सेल्स की कॉपी बनाना चाहते हैं, है ना, सेल्स की कॉपी छोड़ो, या किसी जीन की कॉपी बनाना चाहते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर ही प्लाज्मिड कोट करके लगा देते हैं और बैक्टीरिया डिवाइड करता है 1 से 2, तब तो उसको जीन की भी 1 से 2 कॉपी बन जाती है ना। तो इसका काम ये होता है। आगे चल के डीप पढ़ाया, समझ में तो आ ही गया हो। नहीं समझ में आया होगा तो अब इंतजार करो जब हम इसके डीप वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उससे मैं आपको समझा दूं, ये प्लाज्मिड है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है जो इस मेन क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है, अलग से है। इसका काम क्या है? इसका काम है रेप्लिकेशन में। ठीक है, खुद से रेप्लिकेट करता है और ये कहीं ना कहीं बहुत काम का चीज है। हमने कहा था इसके अंदर फॉरेन जीन को लगा देते हैं, उसकी कॉपी बनाते हैं ना। तो हम डिजायरेबल जीन की कॉपी बनवाने का काम इसी से करते हैं। डिजायरेबल मतलब वो जीन जो हम चाहते हैं उससे कॉपी बना सकते हैं इस प्लाज्मिड में ऐड करके। कैसे? काट के लगा दिया ऐसे, फिर बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगी तो वो भी डिवाइड करिए 1 से 2 हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी तो उस जीन की 1 से 2 कॉपी बन जाएगी। ऐसे आपको बताया था, याद हो तो। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ बताया था आपको इसके बारे में, फूड स्टोरेज के बारे में बताया था, याद है आपको? ये मिटा रहा हूँ साइटोप्लाज्म, ये भी मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखो हमने बताया था कुछ बैक्टीरिया को फास्फेट से प्यार होता है ना। कुछ बैक्टीरिया में फास्फेट ग्रेन्यूल्स होता पाया जाता है, मतलब फूड स्टोर होता है एज इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट ग्रेन्यूल। कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल के फॉर्म में होता है और कुछ बैक्टीरिया में साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। सही है, जैसे साइनोबैक्टीरिया में। तो इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडी। याद है? ये आपको क्या है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। ठीक है, और ऐसे होता है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। अरे स्पेलिंग गलत हो रही, ग्रेन्यूल्स है ना। और ऐसे बताया था साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। क्या बताया था? साइनो ग्रेन्यूल। इन सबको मिला के क्या बोलोगे आप? इंक्लूजन बॉडी। अच्छा, इंक्लूजन बॉडी के बारे में बताया था कि इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन से बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं होता, तो ये भी याद रखना आप। इन नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल सब 11th में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल, इन सबको मिला के क्या बोलते हो आप? इंक्लूजन बॉडी। यानी इंक्लूजन बॉडी है क्या? बैक्टीरिया में फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। फूड स्टोर्ड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो फूड स्टोर होता है किसके फॉर्म में होता है? इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में होता है। बात क्लियर है? अच्छा, इस बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम भी होगा कि नहीं होगा? होगा राइबोसोम। इस बैक्टीरिया के अंदर और क्या होगा? राइबोसोम। राइबोसोम बताया था कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है? 70S। कैसा होता है? 70S होता है। 70S 2 यूनिट से मिलकर बनता है 50S और 30S। याद आया? अच्छा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज कितना होता है? याद आया? साइज भी तो बताया था, कितना होता है? 15 से 20 नैनोमीटर राइबोसोम के बारे में। याद आया? और वो चीज़ कहानी, वो चीज़ अपनी नहीं बता रहे हैं ना, जो बताया था पॉलीराइबोसोम, है ना। इतना क्लियर है क्या? बातें क्लियर है? अच्छा, बैक्टीरिया के बाहर की बात करें। बैक्टीरिया अगर मोटाइल है तो सीलिया फ्लैगेला पाया जाएगा। सीलिया बताया था, सीलिया का काम क्या होता है?
सीलिया मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों कराता है। फ्लैगेला जो होता है ओनली लोकोमोशन कराता है। सीलिया नंबर में ज़्यादा होता है, फ्लैगेला नंबर में कम होता है। तो सीलिया का काम दो पर्पज है, मूवमेंट भी कराना और लोकोमोशन भी कराना। मूवमेंट का मतलब एक ही जगह पे खड़े होके हाथ पैर हिला रहे हैं, तो ये मूवमेंट है हमारा, डांस कर रहे हैं ऐसे ऐसे। लेकिन जब हम लोकेशन चेंज कर रहे हैं मोशन के अकॉर्डिंग, तो उसको लोकोमोशन कहते हैं। तो सीलिया का काम दोनों है, मूवमेंट भी करा सकता है और लोकोमोशन भी करा सकता है, लेकिन फ्लैगेला ओनली लोकोमोशन कराता है। फ्लैगेला नंबर में कम होता है, साइज बड़ा होता है फ्लैगेला का। सीलिया नंबर में ज़्यादा होता है, साइज छोटा होता है। तो अगर मोटाई ले तो सीलिया फ्लैगेला पाया जाएगा। ठीक है, याद आया आपको? सीलिया फ्लैगेला पाया जाएगा। ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे यहाँ समझाओ। ये क्या है? सीलिया टाइप का आपका फ्लैगेला बताया था। फ्लैगेला की बात करो तो बताया था ना, फ्लैगेला की बात करो तो फ्लैगेला में ये क्या होती है? बेसल बॉडी, और ये हुक्स होते हैं और ये फिलामेंट होते हैं। ये फ्लैगेला का स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैगेला में क्या क्या होता है? बेसल बॉडी, हुक्स और फिलामेंट। तो ये आपकी क्या है? बेसल बॉडी। ये क्या है? हुक्स, और ये फिलामेंट। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? सही है कि नहीं? फिर हमने बताया था कि देखो बैक्टीरिया जो होती है ना, बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए होल्डिंग, जो जिससे बैक्टीरिया होल्ड करती है, पकड़ती है ना, रॉक्स वगैरह को, या फिर है ना अपने आप को पकड़ने का काम करती है। उसके लिए क्या पाई जाती है? फिम्बरी। याद है कि नहीं याद है? याद है? ये मिटा रहा हूं। स्ट्रक्चर क्या होती है? इसको क्या मानोगे आप? फिम्बरी। किसको क्या बोलते हैं? फिम्बरी। इस किस में मदद करती है? अटैचमेंट में। किसमें मदद करती है? अटैचमेंट में। सही है। और हमने कहा था कभी कभी बैक्टीरिया भी प्रेम संबंध बनाता है, मतलब डीएनए ट्रांसफर करता है, प्रिमिटिव डीएनए ट्रांसफर करता है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या पाया जाएगा? पिली। क्या पाया जाएगा? किसके लिए होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, समझ आया? तो आज तक इतना ही रिवीजन करेंगे, कल हम यूकैरियोटिक सेल रिवीजन करेंगे। ठीक है, ओके।